नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं आज एंजल वन लिमिटेड के ऊपर। पिछले कई दिनों से क्लीन साइंस के बाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस स्टॉक पे आए हैं वो एंजल वन लिमिटेड है। तो एंजल वन का आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके फंडामेंटल की हम इन डेप्थ जो एनालिसिस है वो आज इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही इसके टेक्निकल की भी एक इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे। एक कोशिश करेंगे व्यू बनाने की कि आज की डेट में सिचुएशंस क्या है जब ये स्टॉक 40% करेक्ट हो चुका है और इसका आगे का फ्यूचर आउटलुक कैसा नजर आता है, किन लोगों के लिए ये कंपनी अच्छी है फॉर इन्वेस्टमेंट और किन लोगों के लिए कंपनी अच्छी नहीं हो सकती फॉर इन्वेस्टमेंट। ये सारा डिस्कशन जो वो हम करेंगे। आपके रडार पे कोई ऐसे स्टॉक है जो आपको लगता है नेक्स्ट वीडियो उस पर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में नाम बताइए, जल्दी से जल्दी उसका नंबर भी लगेगा। और जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसे अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए। अगर आपके पास एडवाइजर है तो डिस्कस करना बिल्कुल ना भूले। इस कंटेंट को देखें तो सिर्फ एजुकेशन व्यू के लिए जरूर देखें। अब बात करते हैं एंजल वन के ऊपर। आपको दिख रहा होगा एंजल वन का डाटा हमारे सामने प्रेजेंट है। अगर मैं सिर्फ आपको इतना दिखाऊं कि स्टॉक ने अभी रिसेंट में जो 40% करेक्शन लिया है, सेम ऐसा ही करेक्शन स्टॉक ने जो है यहां पर 50% करेक्शन एक बार पहले भी लिया था। जब लास्ट टाइम 2022 में जो गिरावट थी 22-23 के बीच में, तब स्टॉक ने ऐसा ही करेक्शन किया था। अभी हम अगर बात करें कि ये 50% करेक्शन था और ये करेक्शन भी अगर 50% हो जाए तो क्या होगा। अगर ये वाला करेक्शन यहां से भी 50% होता है तो अप्रोक्सीमेट वो 2000 रुपए के आसपास ही इसका जो 50% करेक्शन है वो निकल के आता है। अभी तक जो स्टॉक ने करेक्शन किया है वो 40% है, लेकिन इसके पीछे के रीजंस क्या है वो हम समझना चाहते हैं। और साथ में सबसे पहले ये भी देखेंगे कि कंपनी के एक्चुअली फाइनेंशियल्स बोलते क्या हैं, कंपनी का एक्चुअली विजन क्या है। ये भी चीज आप नोट डाउन करेंगे कि यहां पर आपको साफ साफ दिखेगा स्टॉक ने इन प्राइजेस के आसपास से 1 टाइम एंड अगेन 2 टाइम्स 2 बार यहां से एक अच्छी रिकवरी शो करी है, जो कि दिखाता है कि स्टॉक ने एक बेस जो है वो लगभग 2370 से 2400 की रेंज के आसपास बना रखा है। दिस इज अ गुड सपोर्ट जोन जो कि एंजल वन का चार्ट हमें इंडिकेट करता है। बट इन सब चीजों को देखने से पहले एक बार चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। कंप्लीट डिस्कशन होगा और थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि मैं कंप्लीट बारीक से बारीक भी फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आज प्रेजेंट करना चाहता हूं। सो लेट्स हैव फंडामेंटल एनालिसिस। अब हमारे सामने चल रहा है एंजल वन का फाइनेंशियल डाटा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि फाइनेंशियल बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझनी है। आइए कोशिश करते हैं यहाँ पे समझने की। कंपनी क्या करती है, बिजनेस में एंगेज्ड है किसके, स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, ब्रोकिंग में। सबसे पहला तो ये हुआ इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हो गया एंड देन प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब जो एमटीएफ फैसिलिटी होती है उससे कंपनीज की काफी अच्छी अर्निंग होती है, जो भी ब्रोकिंग हाउस होते हैं काफी अच्छी अर्निंग होती है। डिपॉजिटरी, जब भी आप शेयर बेचते हैं तो एक पोर्शन इनके पास भी जाता है, सीडीएसएल के साथ साथ इनको भी मिलता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, लीडिंग एज एनबीएफसी और लेंडिंग एज एनबीएफसी एंड कॉर्पोरेट एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये सारे जो बिजनेस है वो एंजल वन के। अगर इसको यहाँ पे आप ऑफरिंग में समझना चाहेंगे तो सारी चीज यही निकल के आएगी, बस इसमें कुछ नाम जुड़ जाते हैं। ब्रोकिंग सर्विस, रिसर्च सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, लोन अगेंस्ट शेयर्स, ये सारे आ जाते हैं। हालांकि कुल मिला के मोटा मोटी बात जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुकी है। आगे बात करते हैं, इसको अगर समझना चाहें कि कंपनी का पैसा कैसे है और कहां से है वो समझिए। पहले देखिए क्लाइंट बेस कंपनी के पास टोटल है 22.2 मिलियन। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन जो है वो 2.9 मिलियन के आसपास है। एनएसई एक्टिव क्लाइंट बेस जो है वो टोटल 6.1 मिलियन है। नंबर ऑफ ऑर्डर 471 मिलियन। इन सारे डाटा को मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू पीपीटी के फॉर्मेट में भी अभी दिखाने वाला हूं, वो भी आप समझिए। एवरेज डेली टर्नओवर कंपनी का जो यहां पे कंपनी दे रही है वो लगभग 44.4 ट्रिलियन के आसपास आ रहा है। क्लाइंट बेस जो कि 25 से ज्यादा एज के हैं वो 48 है, 25 से कम एज वाले 52 है। और ये 25 के आसपास इसने डिफरेंशिएट कर रखा है कि 25 से कम वाले कितने हैं और 25 से ज्यादा वाले कितने हैं। एवरेज क्लाइंट की एज क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मार्केट शेयर देखिए, इंडियन डीमेट अकाउंट में मार्केट शेयर 15% है। यानी अगर आपके पास डीमेट है, अगर मान लीजिए आप 100 डीमेट अकाउंट होल्डर से मिलते हैं तो उसमें से 15 जो है वो एंजल वन के हो सकते हैं। शेयर इन एनएसई एक्टिव क्लाइंट बेस, उसमें भी 15% है। यानी 100 अगर आप मिलते हैं एनएसई के एक्टिव क्लाइंट से तो उसमें भी 15% जो होंगे वो डेफिनेटली एंजल वन के है। रिवेन्यू ब्रेकअप को समझिए। ब्रोकिंग से कंपनी 68% रेवेन्यू लाती है। ब्रोकिंग की रेवेन्यू कौन देते हैं, आप और मेरे जैसे शेयर होल्डर जो है स्विंग ट्रेड करते हैं वो उतनी नहीं देते, बल्कि वो लोग ज्यादा देते हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कमोडिटी में या ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं वो इनको, या इंट्राडे कर रहे हैं वो अच्छी रेवेन्यू देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अब आप कहोगे ये क्या है। एक्चुअली इन कंपनीज के पास काफी पैसा पड़ा होता है जो डिपॉजिट के तौर पे होते हैं, जो आपका भी होता है मेरा भी होता है, तो उन पे भी इनको इंटरेस्ट मिलता है तो उसका भी बेनिफिट होता है। एंसिलरी ट्रांजेक्शन से 8%, डिपॉजिटरी से लगभग 4% और डिस्ट्रीब्यूशन से मिल जाती है लगभग 1% के आसपास की रेवेन्यू। आगे बात करते हैं, यहां पर अगर हम देखना चाहें तो यहां पे देखिए कि ब्रोकिंग रेवेन्यू को आप कैसे स्प्लिट करेंगे। देखिए ग्रॉस ब्रोकिंग F&O सेगमेंट से 85% रेवेन्यू आ रही है। जो 68% की ब्रोकिंग रेवेन्यू थी, मान लीजिए कंपनी 100 रुपए कमा रही है, उसमें 68 रुपए जो है वो ब्रोकिंग से हैं। अब इस 68 का भी 85% जो है, 68 का 85% जो है वो कहां से, F&O से है।
कैश सेगमेंट से सिर्फ 11% है और कमोडिटी से सिर्फ 4% के आसपास रिवेन्यू है। अब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो है वो भी कंपनी ऑफर करती है, यानी बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो खुद के नहीं होते लेकिन दूसरों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है, जिसमें कि वेस्टेड एक प्लेटफॉर्म है जहां से कि डायरेक्टली हम लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैं इसको यूज करता हूं तो मुझे पता है। यहाँ पे स्मॉल कैश, सेंसिबल, स्ट्रीक, क्विको और बहुत सारे और भी हैं जिनको कंपनी ने पार्टनर बना रखा है ऑलरेडी। और मेरा एक तरीके डिस्क्लोजर है, एंजल वन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए, एंजल वन के स्टॉक में मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट डिस्क्लोजर जो मैं पहले कहना भूल गया, आई एम अ पार्टनर ऑफ एंजल वन। मैं एंजल वन के साथ एक पार्टनर हूं, एज ए डीआरए मैं इनके साथ रजिस्टर्ड हूं और मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं आपको एक क्लियर एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एंजल वन के साथ मेरा एसोसिएशन है, ये मैं आपको डिफरेंट बताना चाहता हूं। एंड आई एम ऑल्सो शेयर होल्डर ऑफ एंजल वन लिमिटेड। ये डिस्क्लोजर मैं देना भूल गया, इसलिए अभी आपको दे रहा हूं। यहां पे देखिए QIP, अभी रिसेंट में कंपनी ने जो वो QIP लॉन्च किया था, जहां पे कंपनी ने लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास रेज किए हैं, और ये पर शेयर 2555 रुपए के आसपास ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि सेबी ने ये प्राइस डिसाइड किया था। अब इसमें कौन कौन है जिसने पैसा लगाए हैं, यहां पे आपको नाम आ रहे हैं, बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको आगे दिखा दूंगा पीपीटी के फॉर्मेट में। यहां पे देखिए रिस्ट्रक्चर करने की प्लानिंग है कंपनी की, जहां पर एंजल ब्रोकिंग बिजनेस जो वो अलग हो जाएगा और बाकी बिजनेस जो है वो अलग करने की प्लानिंग है, जो कि अभी चल रही है। तो आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज आर हायर दैट यू विल सी एंजल ग्रुप जो है उसकी 2-3 कंपनियां लिस्टेड होती हुई आपको दिख सकती है। ये पॉसिबिलिटीज आर वेरी हायर। यहां पे फोकस जो है कंपनी का एक्सपेंशन की तरफ है, ये तो हर कंपनी अपनी बात कहती है। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पे कहानी की शुरुआत होती है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्लाइंट एक्विजिशन जो है वो हमने देखा, कंपनी के क्लाइंट कितने हैं, किस टाइप से हैं, वो सारी चीज हमने देखी। शेयर इन इंडियाज डीमैट अकाउंट जो हमने देखा कि ठीक है, NSE क्लाइंट बेस में ये भी ओके है। अब यहां पर आप देखिए शेयर इन रिटेल ओवरऑल और इक्विटी टर्नओवर, तो 18% का टर्नओवर जो है रिटेल टर्नओवर वो एंजल वन के थ्रू आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे देखिए पैट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। अब यहां पर आगे देखिए 23.1% शेयर इन इंडियाज इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट इन Q4 में 23% शेयर रहा है इंडिया के इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट में। ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। आगे बात करते हैं, यहां इसको समझने की कोशिश करिएगा कि कंपनी का जो है वो अभी जो पैसा रेज हुआ था, जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो पैसा कंपनी ने रेज किया है 1500 करोड़, यहां 15,000 मिलियन का मतलब हो गया 1500 करोड़ रुपए। अब ये क्यों किया है, यहां पर आपको दिख रहा होगा इतने प्राइस पे हुआ। अब ये किया क्यों है, इसको समझिए। मार्जिन मनीज विद द स्टॉक एक्सचेंज टू ऑगमेंट ऑपरेशन अक्रॉस एक्सपेंडिंग क्लाइंट बेस। अब इसको मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए कि इनको जो MTF फैसिलिटी होती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, उसके लिए चाहिए मार्जिन फंडिंग के लिए, तो इसलिए इन्होंने ये 1500 करोड़ रुपए रेज किए हैं। ग्रोइंग द मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक, ताकि हमारी मार्जिन ट्रेडिंग बुक भी बढ़ जाए, ज्यादा लोगों को मार्जिन देके काम करवा पाए, और जनरल कॉर्पोरेट का पर्पस। ये इनके इश्यूज के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे सामने। अब किस किस ने पैसा लगाया वो देखो, मोतीलाल ओसवाल, यहां पर MF जो उन्होंने, यहां पर निपॉन ने, गोल्डमैन सैक्स ने, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने, HDFC म्यूचुअल फंड ने, यहां पे आपको दिखेगा फ्रैंकलिन ने, और आदित्य बिरला सन लाइफ, बजाज एलियंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, टाटा म्यूचुअल फंड, ब्लैकस्टोन, इन सब लोगों ने पैसे लगाए हैं। कितने, 1500 करोड़ रुपए। ये किनके लगे हैं भैया, इनके लगे हैं, इन सबके। तो ये लगे हैं, तो होल्डिंग किसकी बिकी, प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग बेचनी पड़ी, और इन लोगों के पास वो होल्डिंग शिफ्ट हुई, यानी प्रमोटर से होल्डिंग निकल के DIIs की तरफ गई है। ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं, यहां समझिए इसको कि यहां पे कंपनी का बिजनेस जो वो किस टाइप से है, उसको अगर आप समझना चाहें एक बार तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहां पर देखिए इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी। अब ये जो कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कंपनी जो है और एक्सपेंड करना चाहती है। यहां पे आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लैंडिंग प्रोडक्ट, फिक्स इनकम प्रोडक्ट, ये सारे हैं। अब APs जो है, यहां पर APs का मतलब हो गया ऑथराइज पार्टनर्स। ये ऑथराइज पार्टनर्स होते हैं जो कि एंजल वन को नए नए अकाउंट लाके देते हैं। एंजल वन इसी टाइप से हम लोग भी यहाँ पे DRA और ऑथराइज पार्टनर के तौर पे रजिस्टर होते हैं इनके साथ में, और इनको नए अकाउंट लाके देते हैं, तो जिससे एंजल वन का ग्रोथ आगे और बढ़ता है। और लीडिंग DSAs म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे सारे इसके असिस्टेड बिजनेस है, वो आप समझिए। पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन होता है, और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वहां से भी कंपनी जो अपना काम करती है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान में होनी चाहिए, जो एक्सपेंशन में कंपनी के काम आती है। आगे देखिए, यहां पर कंपनी आपको खुद बता रही है कि टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इसका क्या है। यहां पे आप देख सकते हो 25 साल से ज्यादा की एज वाले कितने हैं, और 25 साल से कम वाली एज वाले कितने यंगर क्लाइंट है। देखिए कंसिस्टेंटली एक्वायरिंग यंगर क्लाइंट। 2022 में
2023 में और 2024 में। आप देख सकते हो कि ये जो 48% जो क्लाइंट्स हैं वो कौन है, 25 से कम साल के, सॉरी 48% क्लाइंट जो है वो 25 से ऊपर के साल के हैं और 52% क्लाइंट जो है वो 25 से कम ईयर के हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अगर यहाँ पे आप देखें टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज, ये इन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक्विजिशन हो रहा है, यानी कि किस तरह क्लाइंट को ला रही है। और यहाँ पे एवरेज एज जो है वो 29-28 के आसपास निकल के आती है। और यहाँ पर भी अगर आप ये नंबर्स देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग नंबर आपके सामने आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम कंपनी के जो फिनटेक मॉडल है उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे इसको पूरा ध्यान से देखिएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.4 बिलियन है 2021 की एक हमारी पॉपुलेशन जो डाटा है उसके हिसाब से। यूनिक अकाउंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगभग 1.1 बिलियन है, ये यूनिक अकाउंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। और अगर पैन कार्ड होल्डर देखा जाए तो 656 मिलियन है। अब उसमें से डीमेट वाले हैं वो 151 है, मार्च 2024 का डाटा है, जो कि लगभग 10% ऑफ द पॉपुलेशन हुए हैं। यानी यहाँ पर डीमेट अकाउंट जो है वो लगभग 10% लोगों का ही खुला हुआ है ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन, वो भी 2021 के हिसाब से। एनएससी के एक्टिव क्लाइंट बेस जो है वो लगभग 41 मिलियन के आसपास है। तो ये 2.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हुआ, यानी कि 151 मिलियन लोग हैं जो कि यहां पर स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट रखते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 41 मिलियन लोग हैं जो कि एक्टिवली ट्रेड करते हैं या फिर एक्टिव हैं यहां पे एनएससी के क्लाइंट है, आप ये समझिए। और ये टोटल हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 2.9% होता है। तो यानी पहले तो ये वाला यहां पर शिफ्ट हो और उसके बाद में ये वाला यहां शिफ्ट हो, तब जाके एक ग्रोथ की स्टोरी बनती है। तो उस ग्रोथ में ब्रोकिंग बिजनेस वाले जो भी हैं सबके हाथ माला माल तरीके से भरेंगे, ये आप ध्यान में रख सकते हो। ये सारी डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी टाइप के एनालिसिस के लिए। जब हम किसी फिनटेक कंपनी का एनालिसिस करें या फिर हम किसी ऐसी कंपनी का एनालिसिस करें जो कि भारत को पूरे बाजार के रूप में देखती है, वो सिर्फ किसी एक एरिया को नहीं बल्कि पूरे भारत को बाजार के रूप में देखती है, तो ये एनालिसिस बड़ी रहती है, बड़ी काम की चीज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर कंपनी बताना चाह रही है कि कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन एनएससी ट्रेडेड वॉल्यूम, यानी एनएससी के जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ते हैं भले ही कुछ भी हो। ये बताना चाह रही है कि पिछले 17 साल में बहुत से अप डाउन हुए हैं, लेकिन एनएससी का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता रहा और नंबर ऑफ ट्रेड जो है ये बिलियंस में है, वो आपको दिख रही है कि किस तरीके से बढ़ रही है। कोविड में जरूर कम हुई थी, उसके बाद देखिए किस तरीके से राइज आया। यानी इस ट्रेंड से एक चीज पता चलती है कि ब्रोकिंग बिजनेस करने वाली कंपनीज में सबसे बढ़िया समय होता है पैसा लगाने का, जब किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि ये कंपनियां उस वक्त आपको सस्ते दाम पे अवेलेबल हो जाती है और वो समय होता है इनमें पैसा लगाने का। वो सस्ते दाम पे क्यों अवेलेबल होती है? क्योंकि यहां पे इनके ट्रेड बंद हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होता तो ट्रेड नहीं होती, उनका अमाउंट स्टक होता है या फिर पैसा डूब जाता है, तो वो ट्रेड नहीं कर पाते। वो वापस ट्रेड करते हैं जब बुल मार्केट शुरू होती है या नई तेजी बनती है। तो नई तेजी बनती है तब तक तो ये कंपनियां बहुत ऊपर चली जाएगी, इसलिए इनमें बेस्ट टाइम होता है जब कोई भी बड़ी गिरावट आए तो पैसा लगाया जाता है। ये ऐसा ट्रेंड इसका बता रहा है। आगे बात करते हैं, यहां पर अब कंपनी का जो ग्रुप है, जो पूरा का पूरा एंजल ग्रुप है, उसका देखिए प्रोपोज्ड ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से रहने वाला है। ये इतने बिजनेस जो कंपनी के हैं वो कंपनी डीमर्ज करने के प्लान में भी है कि काफी डीमर्जर भी होगा और पूरे ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। हम इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम जाते हैं तो हमारा बहुत समय आज के इस वीडियो में चला जाएगा। आगे समझिए इसको, यहां पर एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर इन एनएससी एक्टिव क्लाइंट बेस। अगर आप ध्यान से देखें Q4 F22 के अंदर जो है वो यहां पे एक्टिव क्लाइंट बेस था 10% एंजल वन का एनएससी में, और अभी वो 15% है। दैट इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, सो दिस इज अ गुड साइन। ये कंपनी के लेकर अच्छा डाटा माना जाएगा। अगर हम बात करें एंजल वन रैंकिंग इन इंक्रीमेंटल एनएससी क्लाइंट एक्टिव्स में, तो वो आप देखिए Q4 22 से यहां पर Q4 यहां पर 24 आते आते सेकंड पे हो गई है, जो कि पहले कितनी थी, थर्ड थी, और उसके बाद में कंसिस्टेंटली कंपनी जो है वो सेकंड पे अपना पोजीशन मेंटेन करे हुए है। ये भी अच्छा साइन हमें मानना होगा। तो अब आते हैं इनके बेसिक लेवल फंडामेंटल डाटा पे, देखते हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि इसका इनडेप्थ एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो देखिए 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक का पी लगभग 22 का है, ROC 38, ROE 43, जो कि अच्छा माना जाएगा, और यहां पर बुक वैल्यू 360 रुपीज के आसपास की है। कंपनी का अगर डिविडेंड देखा जाए तो 1% के आसपास है, 1.43 के आसपास। प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक कही जाएगी। यहां प्रमोटर की होल्डिंग जो गई है वो इसलिए गई है क्योंकि QIP आया था, वो हमें ध्यान में रखना होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.84 के आसपास है। यहाँ पे EPS कंपनी का अच्छा कहा जाएगा। अनप्लेज होल्डिंग है, कोई भी तरीके से प्लेज होल्डिंग कंपनी के पास नहीं है। फ्री कैश फ्लो ठीक ठाक है, प्रॉफिट की ग्रोथ जबरदस्त है। PEG रेशियो अंडर वैल्यूएशन की निशानी देता है। मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक कही जा सकती है। PE जो है वो ROC और ROEC कम है, लेकिन ये PE कम क्यों है?
क्योंकि इस बिजनेस में रिस्क है। अब रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि कभी भी सेबी जो है वो कोई भी नया रेगुलेशन ला सकती है, तो उसकी वजह से इसको दिक्कत हो सकती है। फाइनेंशियल मिनिस्टर्स जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कभी भी कुछ भी ला सकते हैं नया रेगुलेशन, तो हिट हो सकती है। तो इनको एक डिसेंट वैल्यूएशन मिलती है, बहुत बढ़िया मिलने से कतराता है मार्केट, डरता है मार्केट, क्योंकि कभी भी कुछ भी हुआ तो बहुत बड़ा हिट हो जाता है। अगर इसकी इंडस्ट्री की पी देखें तो 19 के आसपास है। क्या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, अभी आगे पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं। अगर पी के फ्रंट पे देखा जाए तो एवरेज पी 21 की रही है एंजल वन की, तो ना हम ओवर वैल्यूड कह सकते हैं ना हम अंडर वैल्यूड कह सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके P&L की। तो ये हमारे सामने क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए 1300 करोड़ से ऊपर की सेल्स है, 1357 करोड़। यहाँ पे मार्जिन्स देखे जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। अब इसको कंपेयर करिए लास्ट ईयर से, तो देखिए मार्जिन्स से में कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी ने किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्जिन्स में कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन लुक एट द करंट प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट 267 करोड़ से सीधा 340 करोड़ पे शिफ्ट हो गया है। तो अगर मार्जिन्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, उसके बाद में भी प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो प्रॉफिट को आप अच्छा ही कहोगे, खराब नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि 40-45% के ऊपर की अगर मार्जिन रखती है कंपनी, वो बहुत अच्छा होगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे काफी रीजंस है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। अभी क्या है, आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में आपने देखा होगा कि एंजल वन का आजकल जो है वो होर्डिंग लगे हुए रहते हैं, वहां पे जो बाउंड्री लाइन है उसके पास में एंजल वन का एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है। तो वो एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो कंपनी के यहाँ पे काफी हुए हैं, जो कि अभी कंसिडर हुए। इसमें कुछ पार्ट तो मार्च में कंसिडर हुआ है, मार्च वाले क्वार्टर में, कुछ पार्ट अब आगे कंसिडर होगा कि एंजल वन जो है उसने वो खर्चा किया है, तो वो यहां पर इस क्वार्टर में, ये जो हमारा क्वार्टर अभी चल रहा है, इसमें दिखेगा। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये एक्सपेंस जो होगा, ये एक्सपेंस जो कंपनी ने किया है, ये क्यों किया है? क्योंकि अभी भी टीयर 1 में तो लोग आ जाते हैं, टीयर 2 और टीयर 3 के लोगों को स्टॉक मार्केट से जिनको डर लगता है, वो लोग भी अवेयर हो रहे हैं। तो अवेयर हो रहे हैं तो अकाउंट कहां खुलवाए? नाम अगर जुबान पे चला गया एंजल वन एंजल वन एंजल वन, तो वहां पे अकाउंट खुलने स्टार्ट होते हैं और एक बेनिफिट भी मिलता है। इस चीज को समझिए कि आप मार्केट में जाते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि टूथपेस्ट दे दो, आप हमेशा ये कहते आए हैं ज्यादातर केस में कोलगेट दो, भले आप किसी भी ब्रांड का लो। आप अगर मार्केट में जाते हैं आप वॉशिंग पाउडर की जगह बोलते हैं सर्फ दे दो। अब ये चीजें क्यों हुई? क्योंकि इन ब्रांड ने अपने आप को ऐसे डेवलप किया। तो वो सारी चीजों के लिए खर्चे कंपनी करती रहती है। आगे बात करते हैं, यहां देखिए ईयरली P&L, तो ईयरली ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है कंपनी की, कोई खराब हम नहीं कह सकते। तो मुझे किसी तरीके से कंपनी की ग्रोथ पे कोई डाउट नजर नहीं आता। आने वाले फ्यूचर में भी ये ग्रोथ मेंटेन रह सकती है। अगर शेयर होल्डिंग को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स की कुछ कम हुई है, रीजन मैंने आपको बताया ही, वो FIIs और DIs की तरफ शिफ्ट हुई है। इवन पब्लिक की होल्डिंग भी देखा जाए तो कुछ कम हुई है, और पब्लिक में अभी 2 लाख शेयर होल्डर जो है वो इस कंपनी को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सारी चीजों के बाद सबसे पहले डिस्कस करेंगे चार्ट पे। कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखते हैं कि चार्ट क्या बोलता है। तो अब हमारे सामने चल रहा है एंजल वन का वीकली चार्ट। हम देखते हैं यहाँ पे चार्ट क्या नजर आता है। जैसे हमने बात करी, स्टॉक जो अपने हाई से 50% टूटा, और पहले 50% टूट चुका है, तो हम मानते हैं अभी भी टूटता है तो क्या होगा? अगर अभी भी टूटता है तो 50% जो है वो लेवल लगभग 1950 से 2000 की रेंज में निकल के आता है, और वो फिर अगर यहां पर आके सपोर्ट लेता है तो वो एक तरीके से इस रेजिस्टेंस की रीटेस्टिंग हो जाएगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे वो रीटेस्टिंग यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है इस स्टॉक के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टॉक जो है इस रेंज के आसपास, ये जो एक रेंज बनी हुई है, ये जो एक रेंज है जो कि 2400 से लगभग यहाँ पर मैं अगर एग्जैक्ट प्राइस देखना चाहूं तो हमें देखनी होगी, ये जो प्राइस है वो लगभग 2335 रुपए के आसपास है। तो 2335 से 2400 की एक रेंज है। इस रेंज के अंदर जो है स्टॉक आते ही यहां से सीधा बाउंस ले रहा है। आप ध्यान से देखिए, पिछली बार यहां से रिकवरी मारी, सीधा ऊपर गया, और यहां से भी अगेन इसने एक रिकवरी मारी, अब सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर में क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हमें देखना है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्या बना हुआ है, डिमांड जोन बना हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, डिमांड जोन बना हुआ है। अब शेयर के रीसेंट ट्रेंड की बात करते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली ट्रेंड क्या है? क्या हम इसे बुलिश कह सकते हैं? आंसर इज नो। क्या हम इसे बेरिश कर सकते हैं? आंसर इज नो। ये एक तरीके से साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड है। कैसा ट्रेंड है? साइडवेज टू नेगेटिव। हम इसको ना बुलिश कह सकते हैं ना बेरिश कह सकते हैं। तो इसे साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। इस ट्रेंड में ब्रेकडाउन हो जाएगा 2335 के नीचे, मतलब इसको तोड़ता है तो फिर दिक्कत है स्टॉक के लिए, फिर नए गेट खुलेंगे। कितने खुलेंगे, आइए यहां पर उसकी बात करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये इसके नीचे जाता है तो फिर सीधा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 2000-2100 के आसपास यहां पर नजर आ सकता है। मतलब 2000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ सकता है।
अब वो यहां से नीचे आने के बाद क्या करता है वो अलग चीज है, लेकिन ये इतना कंफर्म है कि इसके नीचे एक वीकनेस का डाटा जो है वो निकल के आ सकता है। तो तब तक स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग होने का इंडिकेशन नजर आता है कि ये स्टॉक शायद यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। अगर इसको हम ऐसे भी समझना चाहें तो इस वीकली कैंडल को भी हमें ध्यान से देखना होगा किस तरीके से डाउन साइड को कवर किया है, और सीधा का सीधा देखिए बेयर्स को बुल्स ने यहां पे ट्रैप कर लिया। जो भी बेयर्स थे उनको बुल्स ने यहां पे ट्रैप किया अपने अंदर। देखिए बॉडी पूरी कवर है और शेडो से भी अगर आप देखेंगे तो कवर कर लिया है, यानी कि निकलने का चांस नहीं दे रहा। जो बेयर्स हैं किसी ने शॉर्ट किया तो उससे चांस नहीं हो सकता ऐसी सिचुएशन में। आगे बात करते हैं यहां पर अभी की सिचुएशन के हिसाब से हम डेली चार्ट को भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर क्या आ सकते हैं। तो हम यहां पर अगर इसको कन्वर्ट कर दें डेली चार्ट पे, ध्यान से समझिए ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला होगा। ये लेवल, ये देखिए यहां पे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, दैट इज 2900, और ये यहां पे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट यानी प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो 2900 के ऊपर या फिर 2335, ये जो रेंज है 2335, ये जो एक पूरी रेंज है इसके अंदर जो है वो डेली चार्ट पे भी स्टॉक क्या है साइडवेज मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर ये ऐसे 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 पता नहीं किस टाइप से करेगा, लेकिन फिलहाल कोई ट्रेंड नहीं है, साइडवेज हो सकता है, ना तो कोई बड़ा अप ट्रेंड है ना कोई बड़ा डाउन ट्रेंड है। यस दिस इज ट्रू कि यहां से एक सपोर्ट लिया है इस रेंज के आसपास और यहां से वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। मंथली कन्वर्ट करते हैं, मंथली चार्ट देखिए आज की डेट में क्या बोल रहा है। मंथली चार्ट पे भी देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग और गजब का डाटा है, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। देखिए स्टॉक इन रेंज के पास आया, यहां से सीधा रिकवरी मिल गई, टोटल रिकवरी कर ली, अगेन यहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, अगेन इस रेंज के पास है, अगेन रिकवरी मोड में आ गया। तो बड़ा क्लियर हो गया ना कि यहां पर इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, उसमें लोअर पॉइंट है 2335, इसका बहुत ध्यान रखना है। जो भी लोग यहां पे स्विंग कर रहे हैं या स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं उनको इस लेवल का ध्यान होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोअर जो वो होने वाला है। अब आइए कन्वर्ट करते हैं इसको एक बार डेली चार्ट पे, देखते हैं डेली चार्ट आज की डेट में क्या बोल रहा है। हैव अ लुक, ये डेली चार्ट हमारे सामने। अब यहां पर ये जो लाइन हमने लगाई है वो लगभग 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो ये 200 डेज के मूविंग एवरेज को फर्स्ट टाइम टच करके यहां से बाउंस लिया, अगेन सेकंड टाइम टच करके यहां से बाउंस ले रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा अब अगर ये लेवल टूटेंगे, अब अगर ये लेवल टूटेंगे तो स्टॉक फिर कुछ समय के लिए यहां पर नेगेटिव जोन में चला जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें इतना क्लियर हो गया, ज्यादा बेरिशनेस और कब आने वाली है 2335 के नीचे आने वाली है। लेकिन ज्यादा बेरिशनेस का फायदा लें या फिर इसको एग्जिट करें, क्या कर सकते हैं सोच के देखिए, क्योंकि स्टॉक अच्छी कंपनी है, कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, अपने हाई से 40-50% अगर डाउन मिल जाए तो क्या चाहिए फिर, सोच के देखिए। आइए आगे बात करेंगे उसकी, लेकिन इतना क्लियर होना चाहिए बुलिशनेस कहाँ है और बेरिशनेस कहाँ है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब यहां पर वापस मंथली से हम चलेंगे वीकली पे। अब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं कि आज की डेट में डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है, किसके लिए बेटर हो सकता है और क्या किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। एंजल वन जो है इसने किया क्या है वो समझिए, 40% गिरा, वेरी गुड, हमें पता चल गया इस चीज के बारे में। अब सबसे पहले देखो जो लोग ऑलरेडी यहां पे इन्वेस्टेड हैं उनकी थिंकिंग क्या होगी, और हम मान के चलते हैं कोई अच्छे प्लेयर इन्वेस्टेड है तो उनकी थिंकिंग क्या है। पहले मान के चलिए वो नीचे से इन्वेस्टेड है तो उनकी थिंकिंग क्या होगी। आई थिंक वो इन्वेस्टेड रहेंगे अपनी कॉस्ट निकाल के, इन्वेस्टेड विद फ्री स्टॉक्स, विद फ्री स्टॉक्स। फ्री स्टॉक्स का मतलब हो गया अपनी कॉस्ट निकाल के इन बिजनेसेस में अपने आप को इन्वेस्टेड रखना है, इनसे कभी एग्जिट नहीं लेनी, क्योंकि ये ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अभी इनका बेस है, अभी इनका समय है, ये आने वाले समय में और ग्रोथ कर सकते हैं। तो वो फ्री के स्टॉक्स रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टॉक रखें, क्योंकि उनको कैपिटल निकालनी भी जरूरी है, वरना ऐसे 40-50% करेक्शन भी आते हैं। इसलिए वो यहां पर फ्री वाले स्टॉक्स रखेंगे। मतलब मान लीजिए मैंने स्टॉक को 1500 पे लिया, स्टॉक 3000 हो गया, आधी क्वांटिटी बेच दी, अब जो स्टॉक पड़े हैं वो फ्री वाले हैं, उनके साथ वो इन्वेस्टेड रहेंगे, मेरी ऐसा अनुमान है। बात करते हैं कि यहां पर कोई ऑलरेडी नीचे से इन्वेस्टेड ना होकर अगर ऊपर से इन्वेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है। उसे इस बात का ध्यान रखना है कि कंपनी जो है उसका फंडामेंटल कैसा है, तो फंडामेंटल गुड, उसका टेक्निकल कैसा है, तो टेक्निकल अभी नॉट सो गुड, टाइम पास है, साइडवेज है, कोई ऐसा नहीं बुरा है, कोई ऐसा नहीं अच्छा है। तो यहां पे इस तरह की सिचुएशन है। वो ऐसे बिजनेस में क्या कर सकता है कि अगर उसने एकदम टॉप पे लगाया है तो उसके पास क्या ऑप्शन है। देखिए अगर मैं यहां पे टॉप पे लगा के इस कंपनी में बैठ जाता या फंस जाता तो मैं सिंपली एक काम करता कि स्टॉक अपने हाई से 40-50% डाउन मिल रहा है, स्टार्ट एक्यूमुलेशन, स्टार्ट एक्यूमुलेशन, कोई डरने वाली बात नहीं है, वापस ऊपर जाएगा, स्टार्ट करो एक्यूमुलेशन। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर इन्वेस्ट करके मैंने गलती कर दी, मानो वो तो मैंने कर ही दी। अब दूसरी गलती क्या होगी, एक अच्छी कंपनी को क्वालिटी प्राइस पे एक्यूमुलेट करने के बजाय बेचना, तो वो मैं नहीं करने वाला। एक गलती कर दी ठीक है, अब और गलती नहीं करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर बात करते हैं कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेश इन्वेस्ट वाले ध्यान रखेंगे फंडामेंटल ओके है, टेक्निकल नोट ओके। तो यहां पे हमें इतनी चीज क्लियर करनी होगी कि ये बिजनेस ऐसा है जो ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम ग्रो करेगा।
ये स्टॉक अगर आपको भी, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि अगर मुझे भी यहां पर 40 to 50% डाउन साइड पे मिलते हैं तो दीज बिजनेसेस आर गुड टू एक्यूमुलेट करके इनको इकट्ठा किया जा सकता है अपने पास में और रखा जा सकता है, क्योंकि हर साल 2 साल में, हर 1 से 2 साल में ये स्टॉक्स जो है गुड रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखते हैं। ये हर बार अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे इंडिया की जर्नी चल रही है, आने वाले समय में और भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो इनको एक्यूमुलेशन की तरफ देखा जा सकता है। क्या ये वन टाइम बाय के लिए हैं, यहां पर बात करते हैं। देखो, हम हर कैटेगरी के इन्वेस्टर को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट गुड टू वन टाइम बाय? जस्ट अ सेकेंड, यहां पर हम देख लेते हैं, क्या ये वन टाइम बाय के लिए अच्छे हैं? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वन टाइम बाय करने का कोई फायदा नहीं है। फ्लक्चुएटिंग बिजनेस है, यहाँ पे रोजाना नंबर्स का गेम होता है, कुछ ना कुछ हर क्वार्टर में, तो वहां पे आपको अच्छे प्राइस पे भी स्टॉक मिल जाता है। फिर भी किसी ने वन टाइम कर रखा है तो वो इस बात का ध्यान रखें कि ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला होगा। बाकी आप समझदार है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ये एंजल वन के ऊपर मेरा व्यू है। अब मैं आपको अपना डिस्क्लोज दूं, मेरे पास एंजल वन नीचे से पड़ा है और अगर मुझे मिलता है 2000 से इस रेंज के आसपास मिल जाता है, 2000 या 2100 के आसपास, मैं तो और एक्यूमुलेट करने को तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। ये कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं है कि मैं इसको लेकर अगले 10 दिन में बेचूंगा, नहीं, मैं इसे और एक्यूमुलेट कर सकता हूं अगर मुझे और नीचे के प्राइस पे मिल जाता है तो। अगर मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो कौन सा पैसा है? वो पैसा है जिसको हम ऑलरेडी दो गुना करके आधा निकाल चुके हैं और बाकी का फोकट का राइड है। अब वो फोकट का भले ही 5 गुना हो जाए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, चलने दो उसको। ये इस टाइप का बिजनेस है कि आने वाले समय में ग्रोथ है, अच्छे वैल्यूएशंस पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वन टाइम बाय करके बैठ जाएं, कभी भी नहीं करना चाहिए। फ्लक्चुएटिंग बिजनेस है, यहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी रेंज मिलती है, तो जब भी कोई नीचे आपको बड़ा करेक्शन मिल रहा है 40 to 50% का, डेफिनेटली अपने एडवाइजर से बात करिए। और मैं अगर आपकी जगह हूं उस केस में तो मैं डेफिनेटली एक्यूमुलेट करूं, बट मेरा विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक कई बार इस टाइप के जो सिनेरियोज हैं वो भी दिखाते हैं। जैसे अगर आप देखना चाहें तो यहां पे एक लंबा कंसोलिडेशन भी हुआ था, फिर स्टॉक ब्रेकआउट करके निकला, तो वो कंसोलिडेशन लगभग आप देखेंगे 2 साल तक चलता है। तो हर 2 साल के बाद में आपको मोमेंटम मिलता ही मिलता है। तो उस हिसाब से पेशेंस वालों के लिए स्टॉक है, जो इंपेशेंट है या स्विंग करना चाहते हैं उनके लिए फिलहाल यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाकी अपॉर्चुनिटी उनको काफी अच्छी मिल सकती है। और इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट कौन सा है वो भी हमने देखा, नीचे आ सकता है तो कहां तक आ सकता है वो भी हमने बात करी है। बाकी इस पर कोई नई अपडेट होगी मैं आपके सामने लाऊंगा, बट मेरे लिए कंपनी काफी अच्छी है और सारी चीज मैंने आपको समझा भी दी है। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बहुत से लोग जो है वो चैनल को तो सब्सक्राइब रखते हैं लेकिन बेल आइकन पे क्लिक नहीं रखते। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। बहुत से लोग मुझे अभी कह रहे हैं कि रेलवे स्टॉक के वीडियो दे दो, पेंट स्टॉक के वीडियो दे दो, जबकि ये वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, बट आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ बेल आइकन दबा रखा है या फिर सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, तब आपके पास सारे जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि वो ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन रखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने का कष्ट जरूर करिएगा ताकि मैं एनकरेज हो पाऊं। ऐसे एनालिसिस मुझसे सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेब एनालिसिस में आना होगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। वेब एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है, फीस रहती है 44,000। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अगर आप कमाना चाहते हैं तो सीख के ही कमाएं, ज्यादा बेटर होगा, वरना आप अपना समय बर्बाद करेंगे और एनर्जी भी आपकी वेस्ट हो जाएगी। अकाउंट ओपनिंग करके हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें तो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे या फिर इस नंबर पर संपर्क करिए। और हमारे चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो डायमंड या फिर एसटीपी चार्ट स्कैनर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारी कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं आती, हम सिर्फ चार्ट सिखाते हैं या फिर चार्ट शेयर करते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।